हूँ ताजमहल का कारीगर। आज मैं आप लोगों को ताजमहल के निर्माण के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। जब भी हम ताजमहल के बारे में सोचते हैं तो एक ही तस्वीर दिमाग में आती है, यमुना के किनारे खड़ा वो सफेद संगमरमर का एक सपना, एक बादशाह की अपनी महबूबा के लिए मोहब्बत। बिल्कुल। लेकिन आज की हमारी पड़ताल में हम थोड़ा और गहरा उतरेंगे। क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत है या इसके तहखानों में मुगल सल्तनत के कुछ ऐसे गहरे राज भी दफन हैं जिन पे इतिहासकार भी बात करने से कतराते हैं? हाँ, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। हम 400 साल पीछे उस दौर में चलेंगे जब हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर मुल्क था, और हम सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं देखेंगे बल्कि उन सवालों की भी पड़ताल करेंगे जो सदियों से पूछे जा रहे हैं। जैसे ये इमारत इंजीनियरिंग के लिहाज से इतनी लाजवाब क्यों है, इससे जुड़ी कहानियां, मतलब वो मजदूरों के हाथ काटने वाली बात, उसमें कितना सच है, और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाने वाले बादशाह शाहजहां का अंत इतना दुखद क्यों हुआ। तो कहानी की शुरुआत ताजमहल से नहीं बल्कि उसके बनने की वजह से करते हैं। चलिए 400 साल पीछे, साल 1607, आगरा के मीना बाजार। मीना बाजार ये उस जमाने का एक बहुत खास बाजार था। यहाँ सिर्फ शाही खानदान की औरतें ही दुकानें लगाती थीं और खरीदार भी सिर्फ शाही मर्द ही हो सकते थे। अच्छा। तो इसी बाजार में 15 साल के शहजादे खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बने, वो घूम रहे थे। तभी उनकी नजर एक दुकान पर पड़ी जहां एक 14 साल की लड़की रेशम और कांच के मोतियों का सामान बेच रही थी। वो थी अर्जुमंद बानो बेगम। और कहते हैं कि वो पहली नजर का प्यार था। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प किस्सा भी सुनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। कि शहजादा खुर्रम ने उस लड़की से कांच का टुकड़ा खरीदा। अर्जुमंद ने मजाक में उसे हीरा बता दिया और खुर्रम ने उस कांच के टुकड़े के लिए जानते हैं कितनी कीमत दी? 10,000 रुपए। उस जमाने में 10,000 रुपए आज के हिसाब से देखें तो ये तो करोड़ों की रकम होगी। ये दिखाता है कि जो शहजादा अपने गंभीर स्वभाव के लिए जाना जाता था, वो पहली मुलाकात में ही मतलब अपना दिल हार चुका था। तो फिर तो कहानी आसान हो गई होगी। शहजादे ने अपने पिता बादशाह जहांगीर से बात की होगी और शादी हो गई होगी। इतना आसान नहीं था। खुर्रम ने अपने पिता से जिद तो की कि वो शादी करेंगे तो सिर्फ अर्जुमंद से, और देखिए रिश्ता राजनीतिक तौर पर भी फायदेमंद था। अर्जुमंद जहांगीर की सबसे ताकतवर बेगम नूरजहां के भाई आसफ खान की बेटी थी। ओह, तो मतलब एक तरह से पावर सर्कल और मजबूत हो जाता। बिल्कुल। तो सगाई तो कर दी गई, लेकिन इसमें क्या मुश्किल थी? मुश्किल थी ज्योतिषियों की भविष्यवाणी। शाही ज्योतिषियों ने शादी के लिए जो शुभ मुहूर्त निकाला वो 5 साल बाद का था। 5 साल? एक शहजादे को अपनी मोहब्बत के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ा। ये तो यकीन करना मुश्किल है। जी हाँ, पूरे 5 साल। इस बीच खुर्रम की दूसरी राजनीतिक शादियां भी हुई, जैसा कि उस दौर में होता था, लेकिन उनका दिल वो हमेशा अर्जुमंद के पास रहा। और आखिरकार 1612 में उनकी शादी हुई और अर्जुमंद बानो बेगम बनी मुमताज महल का सबसे अनमोल रत्न। जी। और जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, मुमताज कोई पर्दे में रहने वाली आम रानी नहीं थी। उनका किरदार बहुत अलग था। बहुत अलग। वो शाहजहां के साथ हर कदम पर होती थी, चाहे वो शतरंज का खेल हो, शिकार हो या फिर खतरनाक जंग का मैदान। मुगल इतिहास में ये बहुत ही असाधारण बात थी कि कोई बेगम बादशाह के साथ जंगी मुहिमों पर जाए। शाहजहां को उन पर इतना ज्यादा भरोसा था कि सल्तनत की जो शाही मोहर होती थी, जिससे सारे शाही फरमान जारी होते थे, वो भी मुमताज के पास ही रहती थी। कमाल है, मतलब वो सिर्फ उनकी पत्नी नहीं बल्कि सबसे बड़ी सलाहकार और विश्वास पात्र थे। बिल्कुल। शाहजहां उन्हें मलिकाए ज़मानी यानी दुनिया की रानी कहते थे। 19 साल की उनकी शादीशुदा जिंदगी में 14 बच्चे हुए, जो उनके बेहद करीबी रिश्ते का सबूत है। लेकिन यही नजदीकी और साथ दुखद रूप से उनकी मौत की वजह भी बना। हाँ, ये कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ है। साल 1631 शाहजहां को दक्खन में एक बगावत को कुचलने के लिए बुरहानपुर जाना पड़ा। और मुमताज जो अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थीं, उन्होंने शाहजहां को अकेले जाने नहीं दिया। उस हालत में भी? जी, सबने उन्हें मना किया। हकीमों ने, सलाहकारों ने कहा कि इस हालत में इतना लंबा और मुश्किल सफर ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और अपने शौहर के साथ गईं। और वहीं बुरहानपुर में 16 जून 1631 की रात को 30 घंटे की लंबी प्रसव पीड़ा के बाद
बहुत ज्यादा खून बहने से उनकी मौत हो गई। और कहा जाता है कि उन्होंने मरते वक्त शाहजहां से 2 वादे लिए थे। जी, पहला वादा था कि शाहजहां दोबारा शादी नहीं करेंगे और बच्चे पैदा नहीं करेंगे। इसके पीछे शायद ये सोच थी कि तख्त के लिए और दावेदार न खड़े हो और भाइयों में खून खराबा ना हो। और दूसरा वादा था कि शाहजहां उनके लिए एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जैसा दुनिया में पहले कभी किसी ने न देखा हो। इस घटना ने तो शाहजहां को मतलब पूरी तरह से तोड़ दिया होगा। पूरी तरह से। बादशाह ने खुद को 8 दिनों के लिए एक कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना सब छोड़ दिया। जब 8 दिन बाद वो बाहर आए तो उन्हें पहचानना मुश्किल था। 39 साल के शाहजहां के बाल और दाढ़ी गम से सफेद हो चुके थे, उनकी कमर झुक गई थी और आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी। और उन्होंने पूरी सल्तनत में 2 साल का शोक घोषित कर दिया। संगीत, रंगीन कपड़े, इत्र, जश्न, सब पर पाबंदी लगा दी गई। ऐसा लगता है जैसे बादशाह के लिए दुनिया ही खत्म हो गई थी। अब उन्हें तख्त या सल्तनत की नहीं, बस मुमताज से किया गया दूसरा वादा पूरा करने की धुन सवार थी। और यहीं से ताजमहल की कहानी शुरू होती है। हाँ, मुमताज को पहले बुरहानपुर में ही दफनाया गया था। 6 महीने बाद उनके शरीर को सोने के ताबूत में रखकर आगरा वापस लाया गया। अब शाहजहां के सामने चुनौती थी दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाने की। इसके लिए उन्होंने दुनिया भर से आर्किटेक्ट्स को बुलाया होगा। बिल्कुल। अक्सर एक नाम लिया जाता है उस्ताद अहमद लाहौरी का, लेकिन मुगल दस्तावेज बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ी टीम का काम था और उस टीम के हेड आर्किटेक्ट वो कोई और नहीं बल्कि खुद शाहजहां थे। शाहजहां खुद? हाँ, उन्होंने अपने पूर्वजों की इमारतों, हुमायूं का मकबरा, दूसरी मुगल इमारतें, सबका अध्ययन किया और उन सब से प्रेरणा लेकर एक ऐसा डिजाइन तैयार किया जो हर लिहाज से परफेक्ट हो, खासकर सिमेट्री यानी समरूपता में। और जगह चुनी गई यमुना का किनारा। लेकिन वो जमीन तो जयपुर के राजा जय सिंह की थी, तो क्या वो जमीन जबरदस्ती छीन ली गई जैसा कुछ लोग कहते हैं? नहीं, दस्तावेज ऐसा नहीं कहते। शाहजहां ने राजा जय सिंह को उस जमीन के बदले आगरा शहर के बीचों बीच 4 बड़ी और कीमती हवेलियां दी थी। ये एक सौदा था, जबरदस्ती नहीं। अच्छा। लेकिन असली चुनौती जमीन हासिल करना नहीं था, बल्कि उस पर इमारत बनाना था। क्यों? उसमें क्या चुनौती थी? चुनौती थी यमुना नदी। नदी के किनारे की जमीन दलदली और रेतीली होती है। उस पर लाखों टन वजनी संगमरमर की इमारत बनाना वो लगभग नामुमकिन था। वो अपने ही वजन से धंस जाती। तो फिर मुगल इंजीनियरों ने इसका क्या हल निकाला? ये तो आज भी एक बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। उन्होंने जो किया वो आज के सिविल इंजीनियर्स को भी हैरान कर देता है। उन्होंने सामान्य नींव की जगह जमीन में दर्जनों गहरे कुएं खोदे। कुएं नदी के किनारे? जी हाँ, कुएं। उन कुओं को पत्थर, चूने और मलबे से भरकर ठोस खंभों में बदल दिया गया और ये कुएं एक दूसरे से मेहराबों के जरिए जुड़े थे। इस तरह उन्होंने एक ऐसा मजबूत जाल बनाया जिसने दलदली जमीन पर इमारत का वजन बराबर बांट दिया। ये उस जमाने की एक क्रांतिकारी तकनीक थी। ये तो कमाल है। मतलब नींव ही अपने आप में एक अजूबा थी। अच्छा, नींव बन गई, अब इमारत को ऊपर उठाने के लिए मचान यानी स्कैफोल्डिंग की जरूरत पड़ी होगी। हाँ, और ताजमहल इतना ऊंचा और विशाल था कि बांस की मचान उसका वजन नहीं सह सकती थी। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? क्या? उन्होंने बांस की जगह ईंटों की एक विशाल मचान बनाई। मतलब ताजमहल के साथ साथ एक और समानांतर ईंटों की इमारत खड़ी कर दी गई। एक मिनट, मतलब उन्होंने ईंटों की पूरी एक और इमारत बना दी? अरे ये तो सुनने में ही पागलपन लगता है। उसे हटाने में तो सच में सालों लग गए होंगे। बिल्कुल, और यही सबको लगा। अनुमान था कि सिर्फ उस मचान को हटाने में ही 5 साल और लग जाएंगे। लेकिन यहीं पर शाहजहां का दिमाग काम आया। उन्होंने एक शाही फरमान जारी करवाया कि कोई भी आम नागरिक आकर इस मचान से जितनी चाहे ईंटें ले जा सकता है और वो ईंटें उसी की हो जाएंगी। हाँ, ये तो शानदार आइडिया है। उस जमाने में ईंटें तो बहुत कीमती होती होंगी। बहुत ज्यादा। फिर क्या था, हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुफ्त की ईंटों के लालच में लोगों ने रातों रात, जी हाँ, कहा जाता है कि सिर्फ एक रात में पूरी की पूरी मचान साफ कर दी। वाह, जो काम सालों में होना था वो घंटों में हो गया। ये तो स्मार्ट मैनेजमेंट का बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। तो ढांचा तैयार था, अब इसे वो जन्नती खूबसूरती देने के लिए संगमरमर कहाँ से आया? वो आया राजस्थान के मकराना से। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्बल माना जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये पानी नहीं सोखता, जिससे ये सदियों तक पीला नहीं पड़ता। लेकिन मकराना
आगरा से 400 किलोमीटर दूर है। 400 किलोमीटर, इतने भारी पत्थर लाना तो एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी। इसके लिए लगभग 1000 हाथियों की एक फौज और हजारों खास बैलगाड़ियां लगाई गईं। जब पत्थर आगरा पहुंच गए तो उन्हें गुंबद की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का रैंप बनाया गया। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक पूरा शहर बसाने जैसा प्रोजेक्ट था। अच्छा, और दीवानों पर जो बारीक फूल पत्तियां हैं वो तो पेंटिंग नहीं है ना? नहीं, वो पेंटिंग से कहीं ज्यादा कीमती और मुश्किल काम है। उसे पच्चीकारी या पिएत्रा ड्यूरा कहते हैं। इसमें मार्बल को बड़ी सावधानी से फूलों या कलियों के आकार में खोदा जाता है और फिर उसमें बेशकीमती पत्थर जड़े जाते हैं। बेशकीमती पत्थर? जैसे कौन से पत्थर? अफगानिस्तान से लाजवर्द, चीन से हरिताश, तिब्बत से फिरोजा, श्रीलंका से नीलम। ऐसे कुल 28 तरह के कीमती और अर्धकीमती पत्थर दुनिया भर से मंगवाए गए थे। उस वक्त ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना बन गया था। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन मैंने सुना है कि ताजमहल की खूबसूरती सिर्फ इन कीमती पत्थरों में नहीं बल्कि इसमें कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टि भ्रम भी है। हाँ, और वो कमाल के हैं। जैसे जब आप मुख्य दरवाजे से अंदर जाते हैं तो ताजमहल बहुत बड़ा और करीब लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसकी तरफ बढ़ते हैं वो आपसे दूर और छोटा होता महसूस होता है। ओह। और जब आप वापस लौटते हैं तो दूर जाने पर वो बड़ा होता जाता है। इसके पीछे सोच ये थी कि जब कोई मेहमान विदा ले तो ताजमहल उसकी यादों में और भी विशाल होकर बस जाए। वाह, ये तो एक मनोवैज्ञानिक तरकीब है। और मीनारों के बारे में क्या? मैंने सुना है कि वो एकदम सीधी नहीं है। सही सुना है। चारों मीनारें बाहर की तरफ हल्की सी झुकी हुई हैं। इसकी 2 वजह हैं। पहली, ये एक ऑप्टिकल करेक्शन है। दूर से देखने पर वो बिल्कुल सीधी नजर आती हैं। अच्छा। और दूसरी वजह सुरक्षा है। अगर कभी कोई बहुत भयानक भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरेंगी, मुख्य गुंबद पर नहीं। शानदार। हर छोटी से छोटी चीज कितनी सोच समझकर बनाई गई है। चलिए अब उन कहानियों पर आते हैं जो इस इमारत के साथ साएं की तरह चलती हैं। सबसे पहले वो कहानी जो सबने सुनी है, क्या शाहजहां ने सच में 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? ये ताजमहल से जुड़ा सबसे बड़ा मिथक है। किसी भी मुगल दस्तावेज में, उस दौर के किसी इतिहासकार की किताब में या किसी विदेशी यात्री के संस्मरण में कहीं भी हाथ काटने का जिक्र तक नहीं है। तो फिर ये कहानी आई कहां से? सबूत इसके बिल्कुल उलट है। ताजमहल बनाने वाले कई मुख्य कारीगरों ने, नहीं मेरा मतलब है जो आर्किटेक्ट्स थे, उन्होंने बाद में दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद बनाने का भी काम किया। अगर उनके हाथ काट दिए गए होते तो वो ये सब कैसे बनाते? सही बात है। असल में ये एक मुहावरे का गलत मतलब निकालने से हुआ। कहा जाता है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ बांध दिए। इसका मतलब था कि उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत किसी और के लिए नहीं बनाएंगे। बदले में उन्हें जिंदगी भर पेंशन और गुजारे का इंतजाम किया गया। अच्छा, तो हाथ बांधने का मुहावरा वक्त के साथ हाथ काटने की कहानी बन गया। बिल्कुल। अब दूसरी बड़ी कहानी, काला ताजमहल। क्या शाहजहां सच में अपने लिए यमुना के दूसरी तरफ काले संगमरमर का ताज बनवाना चाहते थे? ये कहानी एक फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टेवोनियर ने लिखी थी और 1990 के दशक में जब नदी के उस पार मेहताब बाग में खुदाई हुई तो वहाँ कारे पत्थर मिले भी। अच्छा। तो एक पल के लिए लगा कि कहानी सच हो सकती है। तो क्या वो सच थी? नहीं। जब उन पत्थरों की जांच की गई तो पता चला कि वो भी सफेद मकराना मार्बल ही थे जो सदियों तक जमीन में दबे रहने की वजह से काले पड़ गए थे। ज्यादातर इतिहासकार अब ये मानते हैं कि मेहताब बाग के बीचों बीच बने बड़े तालाब में सफेद ताजमहल की जो काली परछाई दिखती है वही असल में शाहजहां का काला ताजमहल था। कमाल है, मतलब परछाई ही असल में काला ताज थी। एक ऐसा ताज जो बिना एक भी पत्थर लगाए सिर्फ पानी में बना दिया गया। वाह। अच्छा, एक और रहस्य है, तहखाने के वो 22 बंद कमरे। उनको लेकर तो बड़ी अजीब अजीब कहानियां हैं। कोई कहता है वहां शिव मंदिर था, कोई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बताता है। इसमें क्या सच्चाई है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI ने इसे कई बार साफ किया है। ये कमरे कोई रहस्यमयी तहखाने नहीं है बल्कि इमारत के विशाल वजन को संभालने के लिए बनाए गए मेहराबों यानी आँच वाले गलियारों का हिस्सा है। इन्हें बंद रखने की मुख्य वजह है मार्बल को मार्बल कैंसर से बचाना। मार्बल कैंसर, ये क्या होता है?
जब बहुत सारे लोग एक बंद जगह में सांस लेते हैं तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड नमी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी मार्बल को धीरे धीरे खराब करता है, उसे पीला और बेजान बना देता है। इसीलिए इन कमरों को आम लोगों के लिए बंद रखा गया है। हाल ही में ASI ने इनकी तस्वीरें भी जारी की थीं, जिनमें सिर्फ खाली दीवारें और मरम्मत का काम दिख रहा था। तो 22 साल की मेहनत के बाद 1657 तक ताजमहल बनकर तैयार था। मुमताज से किया वादा पूरा हो गया था, लेकिन शाहजहां की अपनी कहानी का सबसे दुखद अध्याय अब शुरू होने वाला था। हाँ, शाहजहां की तबीयत बिगड़ने की अफवाह फैली और उनके बेटों में तख्त के लिए जंग छिड़ गई। इस जंग में उनका बेटा औरंगजेब जीता। उसने आगरा पहुंचकर अपने बीमार बाप को आगरा के किले में ही घेर लिया। और उसने जो किया वो बहुत क्रूर था। उसने किले की पानी की सप्लाई काट दी। जी, जून की भीषण गर्मी में जिस बादशाह ने यमुना के किनारे जन्नत बनाई, वही बादशाह यमुना के पानी की एक एक बूंद के लिए तरस गया। शाहजहां को मजबूरन आत्मसमर्पण करना पड़ा। औरंगजेब ने अपने पिता को मारा नहीं, बल्कि उन्हें मौत से भी बदतर सजा दी। शाहजहां को आगरा किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया गया। तो उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल एक कैदी की तरह गुजारे। हाँ, पूरे 8 साल। उनकी बड़ी बेटी जहांआरा ने अपने आप को पिता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और उनके साथ ही कैद में रहीं। लेकिन उस कैद में भी शाहजहां के पास एक तसल्ली थी। क्या? उस बुर्ज की खिड़की से ताजमहल बिल्कुल साफ दिखाई देता था। तो बस उसे ही देखते रहते थे? हाँ, और कहा जाता है कि जब वो इतने कमजोर हो गए कि उठकर खिड़की तक भी नहीं जा सकते थे, तो जहांआरा ने बिस्तर के सामने वाली दीवार पर एक बड़ा आईना लगवाया ताकि उनके पिता लेटे लेटे भी अपनी मोहब्बत की निशानी ताजमहल की परछाई देख सकें। ये बहुत दुखद है। जनवरी 1666 में 74 साल की उम्र में शाहजहां का निधन हो गया। पर विडंबना देखिए, जिस इंसान ने अपनी बेगम को इतनी शान से विदा किया, उसके अपने जनाजे को राजकीय सम्मान तक नहीं मिला। औरंगजेब ने किसी भी तरह के बड़े जुलूस या राजकीय सम्मान से साफ इनकार कर दिया। कुछ नौकरों ने शाहजहां के शरीर को किले के एक छोटे पिछले दरवाजे से निकालकर खामोशी से एक नाव में रखकर ताजमहल पहुंचाया। और औरंगजेब ने तय किया कि उनके लिए कोई अलग मकबरा नहीं बनेगा, उन्हें मुमताज की कब्र के बगल में ही दफना दिया जाए। और इसी वजह से ताजमहल की बनावट में सिर्फ एक चीज है जो सिमेट्रिकल नहीं है, शाहजहां की कब्र। बिल्कुल, मुमताज की कब्र बिल्कुल बीच में है, जबकि शाहजहां की कब्र उसके एक तरफ है, जो पूरी सिमेट्री को तोड़ देती है। शायद ये अपने बाप के बनाए परफेक्शन को मौत के बाद भी बिगाड़ने का बेटे का आखिरी तरीका था। एक और बात, ऊपर हॉल में जो कब्रें दिखती हैं वो नकली हैं, जिन्हें सेनोटॉफ कहते हैं। असली कब्रें ठीक उनके नीचे एक तहा खाने में है, और वो बिल्कुल सादी हैं, क्योंकि इस्लामिक परंपरा के अनुसार मरने के बाद हर इंसान बराबर होता है। तो आज की इस चर्चा में हमने एक प्रेम कहानी से शुरुआत की, इंजीनियरिंग के चमत्कारों को समझा, सदियों पुराने मिथकों को तोड़ा और एक बादशाह के दुखद अंत को देखा। लेकिन ताजमहल की कहानी आज भी जारी है। आज वो प्रदूषण और यमुना के कीड़ों से लड़ रहा है, जो उसके संग मरमर को हरा कर रहे हैं। हाँ, उसे बचाने के लिए उस पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया जाता है, एक तरह का फेशियल। रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के लिए लिखा था, वक्त के गाल पर थमा हुआ एक आंसू। शाहजहां जानते थे कि सल्तनत, ताकत, सुंदरता सब एक दिन खाक हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी मोहब्बत को पत्थर में कैद करके हमेशा के लिए अमर कर दिया। बिल्कुल। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है कि ताजमहल सिर्फ शाहजहां और मुमताज का नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो मानता है कि भावनाएं मौत से ज्यादा ताकतवर होती हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में ऐसा क्या पीछे छोड़कर जाना चाहते हैं जो हमेशा याद रखा जाए।